तो हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। मैं आपका दोस्त, आपका भाई विवेक। अपने चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे। अपने पिछले लेक्चर में थोड़ी बहुत चीजें खत्म करी थी। अपने एक बार उसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि हाँ हमने क्या क्या पढ़ा था। तो स्टार्टिंग में ये तो अपने ने सिर्फ डेफिनेशंस देखी थी कि हाँ डिविडेंड क्या होता है क्या नहीं होता, फिर उसको बोर्ड क्या अप्रूव करता है, एजीएम में क्या होता है, वो वाली सारी चीजें देखी थी। मेन अपने को यहाँ से शुरू करना है कि डिविडेंड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरिम डिविडेंड, एक होता है फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है कि भाई तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर जब भी खत्म हो रहा है उसके बाद से जब भी एजीएम होने वाला है उसके बीच में अगर तुमने कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर करा है दैट विल बी नोन एज इंटरिम डिविडेंड। ये वाली चीज अपने देखी थी। फिर अपने सोर्सेज देखा था कि हाँ कहाँ से होता है कहाँ से नहीं होता है। सोर्सेज अपना प्रॉफिट एंड लॉस के सरप्लस से होता है। देन अपने जो भी फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट होने वाला होता है, जिस भी साल हमने डिक्लेयर करा है वो वाली चीज के लिए हम वहां से सोर्सेज यूज कर सकते हैं। और अगर हमारा जो भी क्वार्टर जो भी हमारा प्रॉफिट है वो भी हम यूज कर सकते हैं। और अगर अपना लॉस हो रहा है फिर भी हम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं तो पिछले 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो भी हमने डिविडेंड डिक्लेयर कर रखा है उसका हम एवरेज निकालेंगे। एंड वो जो एवरेज आएगा उससे ज्यादा हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, रादर उससे कम, उससे इक्वल टू हम जो है कर सकते हैं। देन हमने देखा था कि जब भी अपने डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले उसके 5 जिस दिन भी डिक्लेरेशन करा है उसके 5 दिन के अंदर अपने को एक शेड्यूल बैंक के अंदर सारे पैसे ट्रांसफर कर देने पड़ते हैं। फिर फाइनल डिविडेंड देखा था कि वो ईजीएम के अंदर डिक्लेयर किया जाता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स। ये चीज अपने देखी थी। फिर जो भी रेट होने वाला है वो अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है रिकमेंड करता है। ओके, फिर अपने यहाँ पे डिफरेंशिएशन देखा था। वो भी अपने इसके अंदर एक ही चीज थी कि क्या हम रिवोकेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो इंटरिम डिविडेंड का हम रिवोकेशन कर सकते हैं बट हमें यूनानिमस कंसेंट चाहिए होता है, हमें 100% कंसेंट चाहिए होता है। बट हम क्या फाइनल डिविडेंड को रिवोक कर सकते हैं? तो आंसर इज नो, हम फाइनल डिविडेंड को रिवोकेशन नहीं कर सकते हैं। ये चीज अपने देखी थी। फिर दो प्रकार के शेयर्स होते हैं, दो टाइप के शेयर्स होते हैं। फर्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर एंड सेकंड इज इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर के अंदर भी दो कैटेगरी होती है, एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर यानी ऐसा डिविडेंड जो एक्यूमुलेट होता है जब तक उसे पे ना करो, यानी तुम्हें उसे पे तो करना ही पड़ेगा। वंस अ लायबिलिटी इज क्रिएटेड यू हैव टू सेट ऑफ इट। ये वाली चीज अपने देखी थी। फिर अगर नॉन क्यूमुलेटिव की बात की जाए तो वो नॉन अरियर्स ऑफ डिविडेंड इन फ्यूचर is payable, यानी नो अरियर्स, यानी अगर आपका डिविडेंड एक साल पे नहीं हो रहा तो ये नहीं होगा कि आपको अगले साल पे होने वाला है, एक्यूमुलेशन नहीं होगा। ये वाली चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। वहां पे आपको एक बार साल आपका लैप्स हो गया, वंस ईयर योर लैप्स, तो आपका जो भी राइट है वो भी लैप्स हो जाएगा। फिर इक्विटी के अंदर क्या होता है कि भाई यहाँ पे डिविडेंड डिपेंडेंट ऑन डिविडेंड पॉलिसी, यानी जो भी पॉलिसी होने वाली है उसके बेस पे आपको डिविडेंड मिलेगा। और अगर प्रॉफिट बचेगा आफ्टर सेटिस्फाइंग द राइट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स, यानी प्रेफरेंस शेयर्स को सेटिस्फाई करने के बाद अगर कोई प्रॉफिट बच रहा है देन एंड देन ओनली आपको थोड़ी बहुत भी हिस्से के पैसे मिलेंगे, दैट इज डिविडेंड मिलेंगे, और एल्स आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर हमने 123 देखा था कि यहाँ पे वही सोर्सेज की बात की थी कि हाँ करंट ईयर का जो भी प्रॉफिट होने वाला है आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, ये वाली चीज ध्यान रखना। यानी शेड्यूल 2 के अंदर अपने को डेप्रिसिएशन कैसे प्रोवाइड करते हैं उसकी सारी जानकारी दे रखी है। अगर वो उस डेप्रिसिएशन को कंसिडर करने के बाद जो प्रॉफिट बचने वाला है ना, फिर वो प्रॉफिट को अपने यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ द डिविडेंड और डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड। फिर हम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स को भी यूज कर सकते हैं। उसका कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बच रहा है तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं, और एल्स हम को यूज कर सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट ने कोई भी तरीके की गारंटी दे रखी है देन फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड द गवर्नमेंट शुड बी लायबल फॉर द मनी दैट हैज बीन गारंटीड बाय दैट। उसके लिए वो पैसे हमें देने पड़ेंगे। ठीक है, ये वाली चीज अपने देखी थी। फिर ये वाली चीज देख ली अपने ने कि हाँ वो प्रीवियस ईयर का जो भी है अगर कोई लॉस है और डेप्रिसिएशन है तो उसको सेट ऑफ करने के बाद ही अपने को डिविडेंड जो है डिक्लेयर करना होगा। उसके बाद ही वो वाले प्रॉफिट को अपने कंसीडर कर सकते हैं। और अपने को प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, वो कंप्यूट करने के लिए अपने को जो है अनरियलाइज गेन अपने को हटाना पड़ेगा, नॉशनल गेन अपना हटाना पड़ेगा। एंड रिवैल्यूएशन ऑफ असेट का कोई भी प्रॉफिट हो रहा है देन उसको भी हमें कंसिडर नहीं करना होगा, उसको हमें एक्सक्लूड करना पड़ता है। और कैपिटल प्रॉफिट को तो हम किसी भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के अंदर कैटेगरी के अंदर नहीं डाल सकते। फिर अपने डेप्रिसिएशन देखा था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। हाँ वेयर एंड टेयर होता है, यानी डेली यूज से जो होता है वो। फिर रिफ्लेक्स ऑफ टाइम होता है, यानी हम उसे यूज ना करें फिर भी इस टाइम के हिसाब से तो वो खराब हो ही जाएगा। एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, यानी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई उस हिसाब से। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन अपने प्रोवाइड नहीं करी तो भाई इसका जो कॉन्सिक्वेंसेज होगा वो बैलेंस शीट के अंदर होगा। एक तो
एसेट जो है वो ओवर वैल्यू होगा एंड जो प्रॉफिट होने वाला है वो भी ओवर वैल्यू हो जाएगा। उसके रिलेटेड अपने ने एक हाइपोथेटिकल केस देखा था, वो वाली चीज थी ना। अपने ने ये एग्जांपल देखना रह गया था। ये एग्जांपल भी एकदम सिंपल है। क्या बोलता है कि श्रेयस मैकेनिक लिमिटेड जो है उसके पास एक प्लॉट है, लैंड है, जो उसने लॉन्ग टाइम बिफोर परचेज करा था। सिंपल है, एज द प्रॉपर्टी रेट आर गोइंग अप, भाई आप जानते हो प्रॉपर्टी के रेट कितने बढ़ते ही रहते हैं, तो वो उसकी प्रॉपर्टी जो उसने खरीद रखी थी उसका रेट भी जो है भयंकर तरीके से बढ़ रहा था। नाउ इट इज डिसाइडेड टू रिवैल्यूएट द प्लॉट एट अ फेयर वैल्यू व्हिच इज मॉडरेटली 10 टाइम्स द ओरिजिनल प्राइस। यानी उसने सोचा कि ठीक है भाई, हम जो भी इसकी प्लॉट की वैल्यू है उसको रीवैल्यू करते हैं एंड जो भी वैल्यू आएगा उसको कंसीडर करेंगे। और उसने रीवैल्यू करा तो भाई जो उसने प्राइस जो ओरिजिनल प्राइस पे उसने लिया था उसका 10 टाइम्स हो चुका था वो वाली वैल्यू, thus रिजल्टिंग इन रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। अब रीवैल्यूएशन करने की वजह से 20 लाख का उसको प्रॉफिट हो गया। एकदम सिंपल केस क्या है कि भाई इसके पास एक प्लॉट था जो उसने बहुत टाइम पहले खरीदा था, अब प्रॉपर्टी के जो है वो रेट्स बढ़ रहे थे तो उसने सोचा कि उसको रिवैल्यू करे। उसने रिवैल्यू करा तो उसकी जो भी ओरिजिनल प्राइस थी उससे 10 टाइम्स ज्यादा उसकी प्राइस हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसको 20 लाख का प्रॉफिट हो गया। नाउ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स इज कीन टू यूटिलाइज दीज 20 लाख अलॉन्ग विद द फ्री रिजर्व। उसने क्या सोचा कि भाई मेरे पास जो फ्री रिजर्व है 24 लाख का, उसके साथ साथ मैं को ये जो प्रॉफिट हुआ है ना 20 लाख का, उसको भी यूज करूं फॉर द पर्पस ऑफ डिक्लेरेशंस ऑफ डिविडेंड एट द फोर्थकमिंग एनुअल जनरल मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन 28 सितंबर 2023। उसने सोचा कि डिविडेंड के लिए मेरे पास जो फ्री रिजर्व है 24 लाख वो तो यूज करता ही करता हूं, साथ में मेरे को रिवैल्यूएशन का जो 20 लाख मिला है उसको भी यूज कर सकता हूं। बट हम ऐसा नहीं कर सकते, अपने अभी पढ़ा कि क्योंकि ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हो गया। बट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन द अमाउंट ऑफ 20 लाख कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज does not form part of free reserve as the same cannot be utilized toward the declaration of the dividend। ये फ्री रिजर्व की कैटेगरी में आता ही नहीं है, तो हम इसको डिविडेंड की डिक्लेरेशन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। ये एग्जांपल सिर्फ अपने को बोला गया है, ये वाली चीज ध्यान रखना, ठीक है। नाउ अब क्या है, ट्रांसफर टू रिजर्व। Transfer of profit to reserve for any financial year has been left to the declarations of the company। यानी declaration यानी will समझ लो, declaration यानी will कि आपको रिजर्व में प्रॉफिट ट्रांसफर करना है नहीं करना है वो टोटली कंपनी के ऊपर है। कंपनी चाहे तो करे, कंपनी ना चाहे तो करे, वो उसके ऊपर है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा कंपनीज एक्ट ने कह दिया है। देयरफॉर कंपनी इज फ्री टू ट्रांसफर एनी पोर्शंस ऑफ इट्स प्रॉफिट टू इट्स रिजर्व एंड एज इट मे डीम फिट। जो उसको जैसा ठीक लगता है उस हिसाब से वो ट्रांसफर करना चाहे तो करे, चाहे अगर वो चाहे नहीं करना है तो वो भी चलेगा भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो टोटल अपना कंपनी के ऊपर रहता है कि वो रिजर्व में ट्रांसफर करना है और नहीं करना है वो वाली चीज। तो उसके लिए कुछ एग्जांपल है, देखो। फॉर द करंट ईयर Alma Watches Limited proposed to transfer more than 10% of its profit to the reserve। यानी उसके पास जो भी प्रॉफिट था उसका 10% से ज्यादा उसने सोचा कि मैं रिजर्व में ट्रांसफर करते हूँ बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड एट द रेट ऑफ 12%। कैन द कंपनी डू सो, यानी उसने डिविडेंड डिक्लेयर करा है 12% का। वो डिक्लेयर करने से पहले उसने क्या सोचा कि भाई मैं जो है कि मेरे पास जो भी प्रॉफिट है उसका 10% से ज्यादा मैं अपने रिजर्व में ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो क्या कंपनी ऐसा कर सकता है? अरे बिल्कुल कर सकता है भाई, वो पूरा का पूरा कंपनी के ऊपर रखा है। द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व आउट ऑफ अ प्रॉफिट फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड हैज बीन लेफ्ट टू द डिक्लेरेशन ऑफ द कंपनी। उसके बिल के ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं। देयरफॉर Alma Watches Limited is free to transfer any part of its profit to the reserve as it may deem fit। ठीक है, ये वाली चीज है कि भाई उसको कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं, तुम्हें पूरा प्रॉफिट रिजर्व में डालना है डालो, तुम्हें नहीं रिजर्व में डालना है वो तुम्हारे ऊपर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिक्स शिपयार्ड लिमिटेड हैज अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 1000 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। Now it has proposed a dividend of 8.75%. However, it does not intend to transfer any amount to the reserve out of the profit earned। कैन द कंपनी डू सो, यानी भाई उसके पास 1000 करोड़ का प्रॉफिट आया और उसने डिविडेंड डिक्लेयर करा था 8.75 का, बट उसने क्या बोला कि भाई मैं तो रिजर्व में कोई पैसा नहीं डालूंगा, भाई क्या करना चाहोगे, मेरा मर्जी मेरी मर्जी। तो भाई क्या वो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है भाई। कंपनी इज फ्री टू ट्रांसफर एनी पार्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट टू द रिजर्व एज इट मे डीम, और अगर नहीं भी चाहे इट मे इवन नॉट ट्रांसफर एनी प्रॉफिट टू द रिजर्व इफ इट इज डीम्ड अप्रोप्रिएट बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड। इसीलिए ब्रिक्स लिमिटेड ने जो है वो जस्टिफाइड है अपने एक्शन के लिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज है, आराम से देख लेना। नाउ डिक्लेरेशंस ऑफ डिविडेंड व्हेन देयर इज इनएडिक्वेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट, यानी तुम्हारे पास प्रॉफिट है ही नहीं भाई, या फिर
तुम लॉस में हो या फिर जो तुम्हारे पास प्रॉफिट है वो बहुत कम है, फिर भी तुम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हो, तो क्या, तो वो वाली चीज बताएगी। तो वेयर इन एनी ईयर, कभी भी कोई भी साल में तुम्हारे पास एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है डिक्लेयर करने के लिए डिविडेंड को, तो कंपनी में डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अर्न बाय इट इन प्रीवियस ईयर and transfer by it to the free reserve only in accordance with the procedures laid down in, यानी अगर उसके पास प्रॉफिट नहीं है, वो एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है या फिर लॉस में चल रहा है, तो कंपनी जो है डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो उसने प्रीवियस ईयर्स में जो भी कमा के रखे उस प्रॉफिट से कर सकता है, एंड उसको फ्री रिजर्व में ट्रांसफर कर सकता है, जो भी अकॉर्डेंस है, जो भी प्रोसीजर है उस हिसाब से। फ्री रिजर्व का मतलब क्या, तो फ्री रिजर्व मींस सच अ रिजर्व व्हिच एज पर रिलेटेड ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आर अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डिविडेंड को हम जिसको हम एज एन डिविडेंड यूज कर सकते हैं, भाई वो वही हुआ ना अपना फ्री रिजर्व। अपने यही तो पढ़ रहे हैं कब से। The following shall not be treated as free reserve, ये नीचे वाली चीजों को अपने जो है फ्री रिजर्व काउंट नहीं कर सकते। पहले तो अमाउंट रिप्रेजेंटिंग अनरियलाइज्ड गेन, अपने ने पहले पढ़ा, नॉशनल गेन ये भी देखा, रिवैल्यूएशंस ऑफ असेट वेदर शोन एज अ रिजर्व और अदरवाइज, भले रिजर्व में शो कर रहे हो नहीं कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये अपने प्रॉफिट या रिजर्व में काउंट नहीं कर सकते। ये अपने ने ऊपर देख ही लिया था, क्यों देखा था, वो वाली रीजन भी अपने ने ऊपर देख लिया था, ठीक है। नाउ any change in carrying amount of an asset or of a liability recognized in equity, including surplus in profit and loss account on measurement of the asset of the liability at fair value, कोई भी चेंज है वो अपने को फेयर वैल्यू पे ही रखना है, वो वाली चीज यहाँ पे बताइए, इसमें कोई ज्यादा खास बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब कुछ कंडीशंस दे रखे कि भाई अगर तुम्हारे पास प्रॉफिट है ही नहीं या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट है जिससे तुम प्रॉपर लायबिलिटीज नहीं फॉलो कर सकते, तो तुम किस तरीके से अपना डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। तो उसके लिए कुछ 4 कंडीशन है वो अपने को फुलफिल करना होगा, तो उस हिसाब से अपने काम कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन तो अपने ने पढ़ा है पिछले साल में, कि पिछले लेक्चर्स में, कि भाई अगर तुम्हें डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो तुम डिक्लेयर कर सकते हो, बट जो भी इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर है उसका जो भी एवरेज रेट होना है उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। ये अपने ने पहले लेक्चर में देखा कि भाई तुम अगर डिक्लेयर करना चाहते हो तो भले ही प्रॉफिट नहीं है, लेकिन पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का जो भी है ना वो तुम उसका एवरेज कर लो, यानी जो भी रेट्स आने वाले हैं उसको 3 साल के रेट को प्लस करके डिवाइड बाय 3 कर दो, तो वो तुम्हारा जो भी रेट आएगा उससे ज्यादा तुम डिक्लेयर नहीं कर सकते, उतने तक का डिक्लेरेशन कर सकते हो। हाउएवर, लेकिन ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगा अगर कंपनी हैज नॉट डिक्लेयर एनी डिविडेंड इन ईच ऑफ द, यानी अगर तीनों साल में, भाई मैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर खड़ा हूँ और मेरे को डिविडेंड डिक्लेयर करना है, बट मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास इनएडिक्वेसी प्रॉफिट है या फिर एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट है, तो मैंने क्या बोला कि अपने पिछले 3 साल यानी 23, 24, 22, 23 एंड 21, 22 ये तीनों फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी रेट्स है उसका हम एवरेज कर लेंगे, तो अपने जो है वो काम कर सकते हैं, उसका जो भी डिविडेंड है वो अपने रेट डिसाइड कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या इशू है कि भाई तुमने जो है इस साल भी कोई डिविडेंड नहीं दिया, इस साल भी कोई डिविडेंड नहीं दिया एंड इस साल भी कोई डिविडेंड नहीं दिया, तो फिर ये तुम्हारे पास कंडीशन अप्लाई नहीं होगा, ये कंडीशन नहीं यूज करोगे तो भी चलेगा, ये कंडीशन तुम पे अप्लाई होने वाली ही नहीं है। ये चीज यहाँ पे बोली गई, देखो क्या बोला गया कि अगर कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया है एनी डिविडेंड, कोई भी डिविडेंड में इन ईच ऑफ द 3 फाइनेंशियल ईयर, यानी तीनों फाइनेंशियल ईयर में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो तुम्हें ये रूल अप्लाई नहीं होगा। ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन क्या था कि टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम सच एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व एज अपीयरिंग इन द लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी तुम सिंपल सा बोलो ना, तो टोटल अमाउंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए तुम कितना पैसा निकाल सकते हो, वो जितना भी पैसा निकालोगे ना वो लेस देन इक्वल टू दी 10% होना चाहिए ऑफ द शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। ये चीजें अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी, बट अपने इसका एग्जांपल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। आप सिंपल से ये समझ लो मेरे पास पेड अप शेयर कैपिटल है, आप एकदम सिंपल सा समझ लो कि मेरे पास पेड अप शेयर कैपिटल है 1000 का एंड मेरे पास फ्री रिजर्व है 500 का,
तो ये टोटल मेरे पास 1500 रुपए है। नाउ इसका 10% कितना होता है, इसका 10% होता है 150। तो सिंपल सा है कि मैं डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए ना 150 तक यूज कर सकता हूँ और लेस देन 150 तक यूज कर सकता हूँ। बस इतना सिंपल सा बात है, यही बोला गया कि हम कितना पैसा यूज कर सकते हैं, कितना पैसा ड्रॉन कर सकते हैं। तो 10% ऑफ द शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व, तो अपने 10% निकाला, उसका लेस देन इक्वल टू 10% निकाला, तो वो वाली वैल्यू आ गई है। इसका एग्जाम्पल अपने देखेंगे, जो होगा वो देखेंगे। कंडीशन 3 में क्या बोला गया कि भाई, द अमाउंट सो ड्रॉन शैल फर्स्ट बी यूटिलाइज्ड टू सेट ऑफ लॉसेस इनकर्ड इन द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड और एंड ओनली देयर आफ्टर एनी डिविडेंड इज रिस्पेक्ट ऑफ द। तो ये अपने ने पिछले में पहले भी देखा और वापस देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि भाई तुमने पैसे तो ड्रॉन कर लिए, बट तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि अगर कोई भी लॉस है फाइनेंशियल ईयर में, जिस टाइम पे भी तुम डिक्लेयर कर रहे हो, तो पहले उस लॉस को सेटअप करो, उसके बाद जो पैसा बचेगा तो उस हिसाब से तुम जो है डिविडेंड के लिए यूज कर सकते हो, और एल्स तुम नहीं यूज कर सकते हो। ठीक है। नाउ कंडीशन 4 क्या बोल रहा है, तो द बैलेंस ऑफ रिजर्व after such withdrawal shall not fall below 15% of its paid up share capital as appearing in the latest audited financial statement। यानी इसमें क्या बोला कि भाई जो भी तुम पैसे निकालने वाले हो ना, ये 150, उसमें क्या बोला गया कि तुम्हारा फ्री रिजर्व में से जितना पैसा तुमने निकाला है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू पेड अप शेयर कैपिटल नहीं होना चाहिए, 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं, एक सेकंड, समझो क्या बोला। देखो, नहीं, इसको अपने एग्जांपल एक बार यहाँ पे देख लेते, क्या बोला कि अपने पास फ्री रिजर्व कितना था 500, तो अब 500 रुपए से मैं 150 यूटिलाइज करने वाला हूँ, 150 विड्रॉ करने वाला हूँ, तो मेरे पास कितने बच गए 350। तो फ्री रिजर्व में से, यानी ये फ्री रिजर्व में से मैंने जितने पैसे निकाले, मतलब ये 150, उसके बाद जो पैसे होने चाहिए ना, वो पेड अप शेयर कैपिटल के 15% से ज्यादा होना चाहिए। यानी पेड अप शेयर कैपिटल कितना है अपना, 1000 का अपना पेड अप शेयर कैपिटल है, इसका 15% कितना होता है, तो ये होता है 150, इतना ही होता है ना। ठीक है, तो ये वाली यानी 150 से ज्यादा ही अपना जो है वो फ्री रिजर्व होना चाहिए। तो क्या 350 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल है, तो 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, तो 150 है। तो क्या 350 150 से ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। तो ये कंडीशन भी अपनी सेटिस्फाई हो गई। ये वाली चीज यहाँ पे बस बोली गई है और कुछ नहीं है। चलो अभी इसका अपने अच्छा सा एग्जाम्पल देख लेते तो समझ आ जाएगा आपको और अच्छे से। तो पहले क्या बोला है, द कंडीशन प्रिस्क्राइब बाय रूल 3 आर नॉट एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट कंपनी इन विच द एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स और बाय, यानी सिंपल सी बात है कि अगर तुम गवर्नमेंट कंपनी हो तो ये एक रूल जो है वो तुम पे एप्लीकेबल नहीं होगा, तुम्हारा जो भी पेड अप शेयर कैपिटल वाली चीज है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। Illustration number 3. Capricorn Industry Limited has a paid up share capital of 200 lakh। इसका पेड अप शेयर कैपिटल है अपना, पेड अप कैपिटल कितना है 200 lakhs एंड एक्यूमुलेटेड रिजर्व, अपने पास रिजर्व कितना है वो वाली चीज भी बता रखी है, अपने पास रिजर्व है 240 lakh। ठीक है, और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, अपने पास लॉस भी है कितना 30 लाख रुपीस का अपने पास लॉस है, ये अपने कुछ बता रखा है। नाउ डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड एट द फॉलोइंग रेट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, अपने को पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का जो डिविडेंड अपने डिक्लेयर करा है उसका रेट दे रखा है, यानी पिछले साल में 9%, उसके पिछले साल में 10 और उसके पिछले साल में 12% का अपने डिविडेंड डिक्लेयर कर रखा है। और अपने पास लॉस है फिर भी हम जो है डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो व्हाट इज द मैक्सिमम रेट एट विच डिविडेंड कैन डिक्लेयर, तो कितना मैक्सिमम रेट कितना होने वाला वो, तो अपने ने बोला था कि पिछले 3 साल का अपने को एवरेज करना होगा, यानी 9% प्लस 10% प्लस 12% डिवाइड बाय 3, यानी ये वाला इक्वेशन बन गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आएगा 10.33%, यानी मैक्सिमम अपने कितना परसेंटेज डिक्लेयर कर सकते हैं वो अपने को बता रखा है, ये रेट ऑफ डिविडेंड शैल नॉट एक्सीड 10.33%, यानी हम जो है अगर पेड अप शेयर कैपिटल के हिसाब से निकाले तो मैक्सिमम 20.6 लाख ही यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ डिविडेंड। तो ये अपना कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गया था। नाउ कंडीशन सेकंड क्या था वो अपने देख लेते हैं। तो कंडीशन सेकंड के अंदर अपने को
बोला था कि तुम्हारा जो भी अमाउंट विड्रॉ करने वाले हो ना वो लेस देन इक्वल टू 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व होना चाहिए। तो पेड अप शेयर कैपिटल अपना कितना था 200 लाख था और फ्री रिजर्व कितना था 240 लाख था। तो अब इसको टोटल करते हैं तो 440 लाख हो गया। नाउ इसका 10% कितना है 44 लाख होगा। तो अपने जो भी अमाउंट विड्रॉ करने वाले हैं उसका हाँ पहले ये भी देखना होगा, अपने को पहले कंडीशन 3 भी सेटिस्फाई करना होगा कि भाई अपने जो भी लॉस है पहले उसको सेटिस्फाई करेंगे, उसके बाद जो पैसा रहेगा उसके बाद हम वही पैसा यूज कर सकते हैं और एल्स हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो अपने पास टोटल कितने अमाउंट अवेलेबल रहे 14 लाख रुपीज अवेलेबल रहे। ये वाली चीज अपने देखी तो 14 लाख ही हम जो यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ डिविडेंड, वो वाली चीज। एंड द क्वांटम ऑफ द डिविडेंड इज फर्दर रेस्ट्रिक्टेड टू 14 लाख रुपीज। और फिर अपने लास्ट में देखा था कि भाई जो भी फ्री रिजर्व बचना चाहिए वो 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल बचना चाहिए, उससे ज्यादा ही बचना चाहिए। तो हमारे पास अमाउंट कितना है, अमाउंट ऑफ रिजर्व अवेलेबल आफ्टर एडजस्टिंग करंट लॉसेस तो 210 लाख है, जिसमें से हम जो है विड्रॉ करना चाहते हैं 14 लाख रुपीस। तो बैलेंस कितना बच रहा है 196 लाख बच रहा है। तो अगर हम 200 लाख का 15% निकाल रहे हैं तो वो 30 लाख हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई 30 लाख से तो ज्यादा ही है ना 196 लाख रुपीस। इसीलिए हम जो है कंडीशन 4 को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमारा सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो पा रहा है तो अपने जो है आराम से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल है, आपको एग्जांपल से समझा दिया है तो वो भी एक बार देख लेना तो आपको अच्छे से और समझ आएगा, क्लैरिटी आ जाएगी। नाउ शिप्रा शुगर मिल्स लिमिटेड हैज बीन रेगुलरली डिक्लेयरिंग डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20% ऑन इक्विटी फॉर द पास्ट 3 ईयर। पिछले 3 साल से वो कंटिन्यूस बेस पे रेगुलरली 20% का डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। हाउएवर कंपनी हैज नॉट मेड एडिक्वेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द करंट ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। यानी करंट ईयर के अंदर उसने एडिक्वेट प्रॉफिट कमाया नहीं है, उसके पास उतना पैसा नहीं है, बट वो फिर भी चाहता है कि अपने फ्री रिजर्व से उसे यूटिलाइज करके एक 20% का जो है डिविडेंड डिक्लेयर कर सके। Advise the companies how it should proceed in the matter if it wants to declare dividend at a rate of 20%। क्या वो कर सकता है नहीं कर सकता उसको एडवाइस करो, वो वाली चीज बताइए। तो ये पूरा अपने को सेम वही चीज बता रखी है कि भाई द रेट ऑफ द डिविडेंड डिक्लेयर शैल नॉट एक्सीड, कि पिछले 3 साल के फाइनेंशियल ईयर में जो भी रेट है उससे ज्यादा अपने नहीं कर सकते। हाउएवर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगा अगर तीनों में से किसी एक साल में भी अपने ने फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया। यानी यहाँ पे पूरा प्रोविजन लिख दिया जो अपने ने ऊपर पढ़ के आए। फिर जो भी अपने अमाउंट विड्रॉ करने वाले हैं शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व एज पर द रिलेटेड ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर उसको यूज कर सकते हैं लेकिन अपने को पहले लॉसेस सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, लॉसेस को यूटिलाइज करना पड़ेगा, देन एंड देन ओनली हम उसे पे कर सकते हैं। फिर वो विड्रॉ होने के बाद भी जो अपना फ्री रिजर्व बचना चाहिए ना वो 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा होना चाहिए। ये पूरे वहां पे कंडीशन लिखे हुए हैं। The company is advised to get desired dividend recommended by the board of directors and propose the same for the approval of the member at ensuing an AGM at the authority to declare dividend lies with the members। यानी वो बोल रहा है कि हाँ वो काम कर सकता है, आपको AGM के अंदर ये सारे प्रपोजल जो है एनेक्ट कर देना चाहिए। Now डिपॉजिटिंग ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड, यानी जो भी डिविडेंड है उसके अमाउंट को अपने डिपॉजिट कर रहे हैं नहीं कर रहे वो वाली चीज अपने को बता रखा है। सो इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 123 सबसेक्शन 4 द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड, मतलब इंटरिम डिविडेंड हो तो भी और अगर कोई नॉर्मल फाइनल डिविडेंड है तो भी उससे कोई इशू नहीं है, शैल बी डिपॉजिटेड इन द सेपरेट अकाउंट मेंटेन्ड विद द शेड्यूल बैंक। दिस इज टू बी डन विद इन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड। ये भी अपने ऊपर पढ़ के आया है कि भाई अगर मैंने आज के दिन जो है डिविडेंड डिक्लेयर करा है तो उसके 5 दिन के अंदर, उसके विद इन 5 days के अंदर मेरे को एक शेड्यूल बैंक बनाना होगा और उसके अंदर मेरे को सारे पैसे ट्रांसफर कर देने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेंगे? ट्रांसफर कर देने पड़ेंगे। तो ये वाली चीज अपने ऊपर देख लिया, बस रिपीटेशन हो रहा है, वो वाली चीज ध्यान रखना। एक एग्जांपल भी कि ऑथराइज्ड एंड द पेड अप शेयर कैपिटल अवंतिका आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लिमिटेड का है 50 लाख रुपीस। 50 लाख रुपीस डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, यानी 5 लाख इक्विटी शेयर्स है 10 रुपए की फेस वैल्यू का। नाउ एजीएम जो 24 सितंबर को हुआ उस दिन कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 2 रुपीस पर शेयर बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। द कंपनी यानी 24
सितंबर को डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो इसके 5 दिन के अंदर क्या होगा, 29 सितंबर, 29 सितंबर तक अपने को जो है शेड्यूल बैंक में एक सेपरेट अकाउंट में पैसे जमा कर देने होंगे, डिपॉजिट कर देने होंगे, ये वाली चीज बताई गई है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अब अपने को डिविडेंड का पेमेंट करना है तो उसके लिए कुछ प्रोविजंस बता रखे हैं। पहले क्या, तो डिविडेंड जो है वो पेबल होना चाहिए ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, यानी अगर मैंने शेयर खरीद रखा है तो मैं रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हूं, तो वो पैसे सिर्फ मेरे को ही मिलने चाहिए, या फिर मैं जो ऑर्डर बोलूं भाई उस हिसाब से मिलने चाहिए, या फिर मेरे बैंकर को मिलने चाहिए, यानी मेरा जिसमें बैंक है, मेरा जिसमें बैंक अकाउंट है मतलब वो बैंकर को ही मिलना चाहिए और कहीं और नहीं मिलना चाहिए। तो ये वाली चीज बता रखी है। इन केस शेयर होल्डर इन्फॉर्म द कंपनी, यानी मैंने जो है कंपनी को इन्फॉर्म करा कि भाई डिविडेंड जो है इस बैंकर को पे कर दो, या फिर एंड इफ द पेमेंट इज सो मेड बाय द कंपनी देन इट शैल बी डीम्ड टू बी मेड आउट, यानी भाई मैंने क्या बोला कि भाई ऐसा अगर हो ना तुम डिविडेंड देने वाले हो ना, तो तुम एक काम करो, मेरे इस बैंक है, इस बैंक को तुम जो है वहां पे डिविडेंड दे दो। तो अगर उन्होंने पेमेंट कर दिया, कंपनी ने पेमेंट कर दिया, तो ऐसा माना जाएगा कि भाई हमने जो है शेयर होल्डर को ही पैसे पे करे हैं। क्यों? क्योंकि भाई मैंने ही उनको डायरेक्शन दिया था कि भाई मेरे को मत दे करके पहले इसको दे दो, मैं यहाँ से अपना काम कर लूंगा, तो ऐसा ही माना जाएगा कि तुमने हमें ही पैसे दिए हैं और कोई और नहीं। तो वो वाली चीज भी एकदम सही रहेगी। A purchaser of shareholder whose name is not entered in the register of member cannot claim payment of the dividend to him, though he might have made full payment to the seller of the shares। यानी क्या बोला गया कि भाई तुम अगर एक परचेजर है शेयर का जिसका नाम अगर अभी तक रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर नहीं किया है एंड फिर भी हम मतलब स्टिल हमने जो है डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है और उस टाइम पे तुम्हारा नाम नहीं है रजिस्टर में, तो तुम्हें जो है डिविडेंड मिलने का कोई भी राइट नहीं होगा, भले ही तुमने सारे के सारे पैसे जो है वो पे कर दिए हो ना कर दिए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा नाम रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर के अंदर होना चाहिए एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड। सिंपल सी चीज बताई गई है। नाउ इन दिस रिगार्ड वी विल लेटर इन दिस चैप्टर सेक्शन 126 का प्रोविजन भी देख लेंगे कि वो क्या बोलना चाहता है, ये अपने 126 के अंदर ही डायरेक्ट देख लेंगे। The direction of East West Limited proposed dividend at a 15% on the equity shares for the financial year 23-24, यानी 15% का उन्होंने equity share पे dividend declare करा है। Company announced 7th September as the record date। उन्होंने बोला कि भाई 7th September को ना जो भी है रजिस्टर ऑफ मेंबर में, यानी उनके पास एक किताब होती है, किताब इन द सेंस रिकॉर्ड होता है जिसके अंदर सारे शेयर होल्डर्स की इंफॉर्मेशन होती है। तो 7th डेट पे जो जिनका नाम भी इन बुक किताब में होना वाला है हम सिर्फ उसी को पे करेंगे, यानी 7th जो है वो रिकॉर्ड डेट है, 7 तारीख को हम ये किताब उठा करके देखेंगे। ये वाली चीज बता रखी है। तो डिविडेंड वाज अप्रूव्ड इन द एजीएम। मिस्टर बिनॉय वाज द होल्डर ऑफ 2000 इक्विटी शेयर्स सिंस 31 मार्च 2018, यानी मिस्टर बिनॉय जो है वो होल्डर थे 31 मार्च 2018 से, ठीक है। बट ही ट्रांसफर द शेयर टू मिस्टर मोहन इन 2024। उन्होंने जो है 2024 के अंदर मोहन जी को अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए हैं, जिनका नाम जो है रजिस्टर ऑफ मेंबर में 18 जून को रजिस्टर कर दिया गया है। और रिकॉर्ड डेट क्या है ये ध्यान रखो, रिकॉर्ड डेट है 7 सितंबर और इसका नाम जो है 18 जून को ही रिकॉर्ड हो गया है। तो कौन एंटाइटल होगा? ऑब्वियस सी बात है भाई मिस्टर मोहन ही जो है वो एंटाइटल होंगे। क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड डेट 7 सितंबर है, 7 सितंबर तक तो हमारा नाम किसका दिखा रहा है? मिस्टर मोहन का नाम दिखा रहा है। तो मिस्टर मोहन को राइट हो जाएगा डिविडेंड डिक्लेयर करने का, डिविडेंड के राइट्स जो है मिस्टर मोहन के पास हो जाएंगे। रिकॉर्ड डेट इज द डेट जब कंपनी अनाउंस करती है फॉर द डिटरमिनिंग ऑफ द एंटाइटलमेंट टू द डिविडेंड। ऑल दोज पर्सन जिनका नाम इंक्लूडेड है रजिस्टर ऑफ मेंबर में उस दिन वो एंटाइटलमेंट होते हैं डिविडेंड के लिए। और इंस्टेंस केस में डेट जो है अनाउंस की गई है बाय द कंपनी एज अ रिकॉर्डेड और मिस्टर मोहन का नाम उस रजिस्टर ऑफ मेंबर में प्रेजेंट है, ना कि मिस्टर बिनॉय का। मिस्टर बिनॉय का नहीं है, इसीलिए जो राइट है नया वाला है वो मिस्टर मोहन को मिलने वाला है। ये वाली चीज अपने ने देख ली, ये वाली चीज ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 51 अपने एक नोट देख रहे हैं। कंपनी चाहे अगर उसने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथोराइज कर रहा है तो कंपनी चाहे तो डिविडेंड को प्रोपोर्शन के बेस पे दे सकती है। यानी अगर सपोज सम शेयर होल्डर्स हैव पेड ओनली 5 फेस वैल्यू जो है 10 की रुपीज है, यानी तुम्हें 10 रुपए पे करने थे, लेकिन अपने ये शेयर कैपिटल वाला चैप्टर देखा होगा तो उससे ध्यान आएगा आपको कि भाई 10 रुपए पे करने थे लेकिन अभी तक तुमने सिर्फ 5 ही पे करे हैं, तो उसके बेस पे जो है ऑन ईच शेयर, तो इन केस ऑफ अ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एट द रेट ऑफ 5 पर शेयर द कंपनी इफ सो ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स शैल बी जस्टिफाइड इन पेमेंट डिविडेंड ऑफ 2.5 पर शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पार्टली पेड अप शेयर्स।
यानी 10 रुपए की पेड अप शेयर वैल्यू थी और तुमने सिर्फ 5 रुपए ही पे करे हैं, तो तुम्हें प्रपोर्शन के बेस पे डिविडेंड को डिक्लेयर किया जाएगा। यानी ऐसा बोला जाएगा कि भाई एक शेयर के ऊपर जो है मैं जो है 10 रुपए नहीं 5 रुपए देने वाला था। सिंपल, एक शेयर के ऊपर मैं 5 रुपए देने वाला था जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल है 10 रुपीज, लेकिन तुमने 5 रुपए ही पे किए, तो प्रपोर्शन के बेस पे ही दिया जाएगा, यानी 2.5 दिया जाएगा। वो वाली चीज अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी। ये कैलकुलेशन कैसा होता है वो वाली चीज भी अपने देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रपोर्शन जितना तुमने अमाउंट पे करा है उस प्रपोर्शन के अंदर ही तुम्हें जो है वो पेड अप शेयर कैपिटल जो है उसके बेस पे ही तुम्हें जो है डिविडेंड मिला जाएगा, और एल्स नहीं मिलेगा। नाउ डिविडेंड्स आर पेएबल इन कैश एंड नॉट इन काइंड, यानी डिविडेंड को जो है हमें सिर्फ कैश में पे करना है और काइंड में हम पे नहीं कर सकते। डिविडेंड दैट आर पेएबल टू द शेयर होल्डर इन कैश मे ऑल्सो बी पेड बाय चेक और डिविडेंड फॉरेन और थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड। यानी हम कैश में पे कर सकते हैं, काइंड में पे नहीं कर सकते हैं। कैश में और कौन सी चीजें इंक्लूड हो सकती है, तो चेक भी इंक्लूड हो सकता है, डिविडेंड वारंट भी इंक्लूड हो सकता है, और कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड भी इंक्लूड हो सकता है। काइंड मतलब क्या? काइंड मतलब कि हमने जो है कैश ना देकर के कोई प्रॉपर्टी दे दी या फिर हमने कोई दूसरी चीज एक्स्ट्रा दे दिया, लेकिन हमने कैश नहीं दिया उनको, तो वो वाली चीज अप्लाई नहीं होगी, वो वाली चीज नहीं मानी जाएगी। तो ये वाली चीज बता रखिए कि अपने को सिर्फ कैश में ही देना है। Section 127 requires that the dividend declared must be paid to the entitled shareholder। अपने को जो भी entitled shareholder है उनको पैसे देने होंगे within the limit of 30 days from the date of the declaration of the dividend। यानी जिस दिन भी declaration of the dividend हो रहा है उसके 30 days के अंदर जो है अपने को dividend जो है dividend जो है वो दे देना चाहिए। In case dividend is paid by issuing dividend warrant, such warrant must be posted at a registered address with the prescribed time। और अगर आपने डिविडेंड वारंट में जो है वो डिविडेंड को डिक्लेयर किया, डिविडेंड दिया है, तो आपको रजिस्टर्ड एड्रेस पे जो है वो पोस्ट कर देना पड़ेगा। फिर ये क्या बताएगा कि डिविडेंड जो है वो हमेशा कैश में ही पे होना चाहिए, लेकिन इसका एक्सेप्शन है कि बस जब भी हम इसका एक्सेप्शन द एक्सेप्शन टू दिस इज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व ऑफ अ कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। यानी हम बोनस शेयर के लिए जो है इसका एक्सेप्शन माना जाएगा। हम कैश ना देकर के ऐसे काम कर सकते हो प्रॉफिट और रिजर्व से, तो भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पेइंग अप एनी अमाउंट फॉर द टाइमिंग अनपेड ऑफ एनी शेयर्स हेल्ड बाय द मेंबर ऑफ द कंपनी। यानी हमें तो कैश में ही देना चाहिए डिविडेंड, ये वाली चीज बता रखी है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है कि जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस को, प्रॉफिट और रिजर्व को जो है कैपिटलाइज कर रहे हैं इस पर्पस के लिए, तो हम बोनस भी इशू कर सकते हैं, फुल्ली पेड अप बोनस भी इशू कर सकते हैं फॉर पेइंग अप द अमाउंट जो भी अनपेड हुई है बाय द मेंबर ऑफ द कंपनी। यानी ये वाले सिनेरियो के अंदर जो है अपने डिविडेंड को कैश में ना पे करके इसके एक्सेप्शन के लिए जो भी क्राइटेरिया रहने वाला है उसको अपने देख सकते हैं। ये वाली चीज अपने देख ली। बट यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, बट यू मे नोट दैट व्हाइल डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट द कंपनीज पावर टू इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। यानी भाई तुम्हें डिविडेंड का राइट मिल गया, नो डाउट, बट इससे कोई भी तरीके से कंपनीज की पावर को अफेक्ट नहीं होगा कि तुम बोनस शेयर नहीं दे सकते। डिविडेंड दो कोई बात नहीं, तुम बोनस शेयर भी दे सकते हो, वो एकदम इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया हो जाता है। सच शेयर्स कैन नॉट बी इशूड इन ल्यू ऑफ द डिविडेंड। बट फिर बाद में जाकर के तुम ऐसा बोलो कि भाई मैं बोलता हूँ कि मैं तुम्हें डिविडेंड दूंगा, कंपनी मेरे को बोलती है कि भाई मैं तुम्हें डिविडेंड दूंगा, बट बाद में जाकर के बोलता हूँ कि ऐसा करता हूँ मैं तुम्हें डिविडेंड की जगह बोनस दे सकता हूँ, नहीं, इन ल्यू ऑफ, यानी उसके बदले में, डिविडेंड के बदले में अपने जो है बोनस शेयर नहीं दे सकते। ये वाली चीज यहाँ पे बोली गई है, एकदम सिंपल वन लाइनर में अगर बताऊं तो ये वाली चीज बताई गई है, ठीक है। बोनस अपने नहीं दे सकते इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिविडेंड। निधिज कंपनी पे क्या क्या एप्लीकेशंस होता है, तो सेक्शन 123(5) का एप्लीकेबिलिटीज क्या होने वाले हैं निधिज कंपनी में, वो वाली चीज बताई गई है। दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई टू निधि कंपनी सब्जेक्ट टू द मॉडिफिकेशन दैट एनी डिविडेंड पेएबल इन कैश मे बी पेड बाय क्रेडिटिंग द सेम टू द अकाउंट of the member if dividend is not claimed within 30 days from the date of the डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड। यानी इसमें क्या बोला गया कि जैसे मैंने इस दिन जो है डिविडेंड डिक्लेयर करा है उसके 30 दिन के अंदर जो है डिविडेंड, अगर उन्होंने 30 दिन के अंदर अगर डिविडेंड जो है क्लेम नहीं किया है मेंबर्स ने, तो उसके बाद जो है ना मैं यानी निधिज कंपनी क्या करेगी, उस मेंबर्स के बैंक अकाउंट में ना वो डिविडेंड का पैसा क्रेडिट कर देगी, क्योंकि उसके पास सारी डिटेल होती है। तो अगर तुमने 30 दिन के अंदर क्लेम कर दिया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं किया तो मैं सामने से तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी। ये वाली चीज बताई है। बस क्या बोला गया है,
द मॉडिफिकेशन दैट एनी डिविडेंड पेएबल इन कैश मे बी पेड बाय क्रेडिटिंग द सेम इन द अकाउंट ऑफ द मेंबर, यानी जो भी मेंबर है उनके अकाउंट में अपने क्रेडिट कर देंगे अगर डिविडेंड जो है 30 दिन के अंदर जो है क्लेम नहीं किया गया है। तो ये समरी टाइप है कि क्या है कि भाई अगर डिविडेंड को पे करना है तो हम पे कैसे कर सकते हैं, कैश से कर सकते हैं, चेक से कर सकते हैं, वारंट से कर सकते हैं, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से। पेबल किसको है, तो भाई मेरे को है, यानी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को, या फिर मैं जो ऑर्डर बोलूँ उस तरीके से, या फिर अगर मेरा बैंकर मैं बोलूँ तो उस हिसाब से। निधि कंपनी के अंदर क्या है कि भाई अगर 30 दिन के अंदर उन्होंने क्लेम नहीं किया तो उनके बैंक अकाउंट में अपने जो है क्रेडिट कर देंगे। ये वाली चीज अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी। नाउ प्रोहिबिशंस ऑन द डिक्लेरेशंस ऑन द डिविडेंड, ये एकदम सिंपल सी चीजें एकदम फटाक से खत्म करते हैं कि क्या भाई कि प्रोहिबिशन इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट company, a company which fails to comply with the provisions of section 73 and 74, यानी 73 क्या है कि prohibitions on acceptance of deposit from the public। मैं पब्लिक से डिपॉजिट्स लेने के लिए कोई प्रोहिबिशन है और मैंने उसका कंप्लाई नहीं किया, या फिर सेक्शन 74 जो कि रीपेमेंट ऑफ द डिपॉजिट है उसका कंप्लाई नहीं किया है, तो accepted before the commencement of these act shall not so long as a failure content declare any dividend on its equity share। यानी अगर मैंने इस सेक्शन का कंप्लाई नहीं किया है तो जब तक ये सेक्शन का फेलियर कंप्लाई नहीं हो रहा, यानी इसका मैं सही से कंप्लाई नहीं कर रहा, तब तक मैं इक्विटी शेयर को डिविडेंड नहीं दे सकता हूँ। जब तक ये फेलियर कंटिन्यू है तब तक मैं इक्विटी शेयर को डिविडेंड नहीं दे सकता हूँ। ये वाली चीज एकदम सिंपल सी है। और सेक्शन 8 कंपनी के लिए कुछ प्रोहिबिशंस है क्या कि भाई जो सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8(1) कंपनी हैविंग अ लाइसेंस अंडर सेक्शन 8 दैट इज अगर वो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए बनी हुई है तो is prohibited from paying any dividend to its member। यानी अगर तुम सेक्शन 8 की कंपनी हो, चैरिटेबल ट्रस्ट हो, चैरिटेबल कंपनी हो, तो तुम भाई डिविडेंड नहीं दे सकते अपने मेंबर्स को। अगर कोई भी प्रॉफिट है, जो भी प्रॉफिट है वो हमारे काम के लिए, हमारे ऑब्जेक्ट के लिए प्रमोट करना चाहिए, ना कि हमारे मेंबर को डिविडेंड देने के लिए अप्लाई होनी चाहिए। ये वाली चीज अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये क्या बोला है कि अगर मैंने 73 और 74 का कंप्लाई नहीं किया तो जब तक मैं उसको सुधारूंगा नहीं तब तक मैं डिविडेंड जो है अपने इक्विटी शेयर वालों को नहीं दे सकता। एंड अगर मैं सेक्शन 8 कंपनी हूँ तो मैं अपने मेंबर को डिविडेंड नहीं दे सकता, क्योंकि वो जो भी प्रॉफिट हुआ है वो मैं अपने कंपनी के ऑब्जेक्ट के काम के लिए यूज कर सकता हूँ, उसको यूज करना रहेगा, सिंपल सा ऐसा है। नाउ अनपेड डिविडेंड अकाउंट, यूडीए क्या होता है ये अपने को देखना है, अपने ने पहले इसका बहुत जिक्र सुना है, अभी ये क्या होता है अपने आराम से देखते हैं। सेक्शन 124 ऑफ द एक्ट कंटेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। दीज आर द फॉलोइंग। फर्स्टली अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड टू बी ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, मतलब वेयर डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर, जब भी डिविडेंड डिक्लेयर किया है but has not been paid or claimed within 30 days from the date of the declaration। यानी मैंने डिक्लेयर कर दिया है बट उसके 30 दिन तक तुमने जो है पे नहीं किया है या फिर क्लेम नहीं किया है बाय द मेंबर, तो कंपनी को जो है 7 दिन के अंदर फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द सीड पीरियड ऑफ द 30 डेज ट्रांसफर द टोटल अमाउंट ऑफ अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड टू अ स्पेशल अकाउंट, जिसको हम यूडीए कहते हैं। द यूडीए शैल बी ओपन बाय द कंपनी इन एनी शेड्यूल बैंक, कोई भी शेड्यूल बैंक में यूडीए ओपन कर देना चाहिए। यानी भाई मैंने जो है डिक्लेरेशन कर दिया यहाँ पे और इसके 30 दिन के अंदर, यानी इसके 30 दिन के अंदर तक तुमने जो है कंपनी ने पे नहीं किया है या फिर तुमने जो है एक्सेप्ट नहीं किया, तुमने डिक्लेयर नहीं किया, तो ये जिस दिन भी 30 डे जो है वो एक्सपायर हो रहा है ना, उसके 7 दिन के अंदर मेरे को जो भी यूडीए का पैसा है ना वो एक शेड्यूल बैंक के अंदर ट्रांसफर कर देना होगा। ये वाली चीज बताई गई है। क्या है देखो कि विद इन 30 डे तुमने जो है क्लेम नहीं किया या फिर पे नहीं हुआ है, तो जिस दिन भी वो 30 डे एक्सपायर हो रहा है उसके 7 दिन के अंदर, ये वाला क्राइटेरिया, उसके 7 दिन के अंदर जो है तुम्हें जो है टोटल अमाउंट ऑफ अनपेड डिविडेंड जो है वो यूडीए के अंदर ट्रांसफर कर देना रहेगा, ठीक है। नाउ विद इन 90 डेज ऑफ ट्रांसफरिंग एनी अमाउंट टू अनपेड डिविडेंड account, the company shall prepare a statement containing the name, last known address and the amount of unpaid dividend to be paid to each person। ये क्या बोल रहा है पता है कि समझ लो अब वो 30 दिन के अंदर उसने क्लेम नहीं किया और मेरा क्राइटेरिया है कि भाई मेरे को 7 दिन के अंदर
7 दिन के अंदर अपने को जो है ये यूडीए के अंदर ट्रांसफर कर देना पड़ेगा। तो जिस दिन भी मैंने यूडीए के अंदर ट्रांसफर कर दिया है उसके 90 डेज के अंदर, उसके 90 डेज के अंदर मेरे को क्या करना होगा, कंपनी को एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर वो अनपेड डिविडेंड किसका है, उसका नाम, उसका लास्ट नोन एड्रेस क्या है वो, फिर कितना अमाउंट है जो अभी तक हमने डिविडेंड मतलब जो अनपेड डिविडेंड की तरह है वहाँ पे ऐसे दिखा रहा है जो भी हमें ईच पर्सन को देना है वो, एंड ये स्टेटमेंट को अपने को अपने वेबसाइट पे जो है वो रख देनी चाहिए इफ एनी, एंड ऑल्सो ऑन एनी अदर वेबसाइट जो सीजी बोले तो। भाई ये सारी इंफॉर्मेशन मेरी खुद की वेबसाइट पे तो रखनी ही रखनी है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोले कि भाई एक काम करते ये वाले वेबसाइट पे भी प्लेस करते, ये वाले वेबसाइट पे भी प्लेस करते, तो वो वाले वेबसाइट पे भी मेरे को ये सारी इंफॉर्मेशन प्लेस करनी पड़ेगी। ये वाली चीज अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि भाई पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इफ डिफॉल्ट इज मेड इन ट्रांसफरिंग द अमाउंट। क्या है, इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन ट्रांसफरिंग द टोटल अनपेड डिविडेंड अमाउंट और एनी पार्ट देयर ऑफ टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। यानी ये वाली पता है कौन सी चीज बात कर रही है, फर्स्ट वाली चीज की बात कर रहा है कि भाई 7 दिन के अंदर अपने को यूडीए के अंदर ट्रांसफर करना होता है, बट अगर उसके अंदर मैं कोई डिफॉल्ट कर रहा हूँ ना कि 7 दिन के अंदर मैं ट्रांसफर नहीं कर पाया या फिर क्या नहीं कर पाया, अगर उसके अंदर कोई डिफॉल्ट कर रहा हूँ तो उसके लिए क्या बोला गया है, द कंपनी शैल पे फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिफॉल्ट, जिस दिन भी वो डिफॉल्ट हो रहा है उस दिन से एक 12% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा एज एन 12% पर एनम ऑन द अमाउंट नॉट सो ट्रांसफर टू द सैड अकाउंट। यानी जितना भी पैसा मैंने ट्रांसफर नहीं किया है उसके लिए मेरे को 12% पर एनम का जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर मैंने कोई भी डिफॉल्ट करा है, और वो जो इंटरेस्ट एक्रू होगा ऑन सच अमाउंट शैल एंश्योर कि वो हमारे मेंबर्स के बेनिफिट के लिए होना चाहिए एंड वो प्रपोर्शन में होना चाहिए टू द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड टू देम। तो इसके लिए एक सिचुएशन लेते हैं अपने अच्छा सा, ये वाली चीज बहुत ही अच्छी है, एक बार अब ध्यान से देखना, ये शायद केस स्टडी के अंदर भी अच्छे से क्वेश्चन पूछ सकता है इसके। सिचुएशन करो कि एक कंपनी है, कंपनी ने जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर करा है 10 लाख रुपीस का, ठीक है। नाउ उसमें से जो है 2 लाख रुपीस, 2 लाख रिमेन्स अनपेड, यानी 2 लाख रुपए जो है एज एन अनपेड डिविडेंड है, ठीक है। नाउ अमाउंट नॉट ट्रांसफर, अब इसमें क्या है कि ये 2 लाख जो है वो हमने ट्रांसफर नहीं किया है, ये जो हमारा वर्डिंग था ना कि अमाउंट जो है ट्रांसफर नहीं किया है तो वो 2 लाख रुपीज है। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन कितना होगा, समझ लो कि उसने जो है 1 साल तक डिपॉजिट करा ही नहीं, तो 2 लाख रुपीज पे 12% कैलकुलेट करेंगे तो वो होता है 24,000। ये एकदम समझ आया। अब इसके अंदर जो हमने 2 लाख नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया, सपोज उसमें शेयर होल्डर ए का जो है वो 50,000 शेयर था एंड 50,000 अमाउंट था, बी का जो है वो 70,000 था, सी का जो है वो अज्यूम करो 30,000 था एंड डी का जो है वो 50,000 था। तो वो अपने 24,000 हमारा इंटरेस्ट हो गया, जो क्योंकि हमने 2 लाख रुपए जो है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किए। तो ये जो भी इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है ना वो हमारे मेंबर के बेनिफिट के लिए होना चाहिए और उसको प्रपोर्शन के बेस पे हमें जो है दे देना पड़ेगा। ये वाले लाइन का मतलब ये रहा कि अभी 24,000 है ना, अभी 24,000 है, उसको हमें प्रपोर्शन में बांट देना। 24,000 तो अपना इंटरेस्ट एक्रू हो गया, तो 24,000 को अपने को प्रपोर्शन में बांट देना होगा 50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख। ये अपना प्रपोर्शन होगा कि ए को इतना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, तो बी को भी ऐसे ही मिलेगा भाई 24,000 इंटू 70,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख रुपीज। सी को कितना मिलेगा, तो 30,000 इंटू 70,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख रुपीज। एंड डी का भी ऐसे ही सेम प्रोसीजर करेंगे। तो ये अपना इस प्रोपोर्शन में, सॉरी यहाँ पे 30,000 आएगा, माय बैड, 24,000 ये अपना 30,000, फिर 24,000
ये अपना आएगा 50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख। तो ये अमाउंट अपने को प्रोपोर्शन में ये मेंबर्स को देनी पड़ेगी, जो कि होती है, ये होता है अपना 6,000 रुपीज, ये होता है अपना 8,400 एंड ये होगा अपना 3,600 एंड ये होगा अपना 6,000। तो ये अपने को इस बेस पे डिसाइड करना होगा कि अपना जो भी इंटरेस्ट का कंपोनेंट होने वाला है वो किस तरीके से, किस वे में अपने को अनपेड डिविडेंड होल्डर्स को जो है ये पैसे देने पड़ेंगे, ये वाली चीज बताता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत अच्छा, ये केस स्टडी में आ सकता है। एक बार आप ये एग्जांपल को ध्यान से वापस देख लेना। Now any person claiming to be entitled to any money transfer to unpaid dividend may apply to the company। यानी समझ लो कि भाई अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जो है ट्रांसफर कर दिया और अब मेरे को पता चला कि ऐसा ऐसा कुछ है, तो मैं जाकर के कंपनी को बोल सकता हूँ कि भाई मेरे को मेरा पैसा वापस दे दो, ये हम क्लेम कर सकते हैं। बट अगर हमने ट्रांसफर कर दिया है अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर और 7 ईयर तक, जिस दिन भी हमने ट्रांसफर किया उसके 7 साल तक भी कोई किसी ने अनपेड डिविडेंड अकाउंट जो है वो क्लेम करने नहीं आया है, तो अपने को वो सारा पैसा जो है आईईपीएफ के अंदर अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट अपने को ट्रांसफर कर देना पड़ेगा। यानी मैंने इस दिन ट्रांसफर कर दिया यूडीए के अंदर ना, यहाँ से लेकर के 7 ईयर तक उन कोई क्लेम करने आया ही नहीं, तो ये जो भी पैसा एक्स अमाउंट अपने पास है, जो भी एक्स अमाउंट अपने पास है वो साथ ही साथ जो भी हमारा इंटरेस्ट एक्रू हुआ है ना, अगर कोई इंटरेस्ट एक्रू हुआ है तो वो सारी चीजें अपने को आईईपीएफ के अंदर ट्रांसफर कर देना पड़ेगा, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के अंदर अपने को ट्रांसफर कर देना पड़ेगा। अब ये क्या होता है, ये अपने नेक्स्ट लेक्चर में आगे आने वाले जो भी सेक्शन है उसमें देख लेंगे, तो वो बस यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है कि अपने को आईपीएफ के अंदर ट्रांसफर कर देना पड़ेगा। फर्दर कंपनी शैल सेंड अ प्रिस्क्राइब्ड स्टेटमेंट कंटेनिंग द डिटेल ऑफ सच ट्रांसफर आईपीएफ अथॉरिटी एंड इन टर्न द अथॉरिटी शैल इशू। यानी कंपनी जो है उसको स्टेटमेंट देगी कि हमने आईपीएफ को ये ट्रांसफर कर दिया है और उसके रिलेटेड एक इशू अपने को एक रिसीट मिलने वाली है, तो वो वाली चीज बताई गई बस। नाउ ट्रांसफर ऑफ सच शेयर्स टू आईईपीएफ। अब आईईपीएफ को अपने को शेयर भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, जैसे अपने यहाँ पे अमाउंट ट्रांसफर किया ना, तो वही चीज बताइए कि अगर 7 साल तक कोई भी डिविडेंड जो है अनपेड नहीं क्लेम किया गया है तो उसके बाद हम जो है जो भी हमारा शेयर्स है वो भी आईईपीएफ को जो है अपने ट्रांसफर कर देंगे। By way of explanation, it is clarified that in case of any dividend is paid or claimed for any year during the said period 7 consecutive years, the share shall not be transferred। यानी इसमें बोला गया कि अगर वो 7 साल का जो क्राइटेरिया है, अगर उसके बीच में कोई भी समय ऐसा हुआ कि उसने जो है डिविडेंड जो है क्लेम कर लिया है या फिर क्लेम डिविडेंड जो भी पेड हो चुका है उसको, तो फिर ये वाला क्राइटेरिया उसके जो भी शेयर्स है वो ट्रांसफर नहीं होंगे आईईपीएफ को। यानी 7 ईयर तक भाई वो डेड नहीं रहना चाहिए, 7 ईयर तक उसे बताना पड़ेगा कि हाँ मैं जिंदा हूँ, मेरे पास इतना शेयर है, मैं इसको क्लेम करता हूँ, ये मेरी राइट है, ये वाली चीजें। नाउ राइट ऑफ ओनर ऑफ द ट्रांसफर शेयर टू रिक्लेम। अब हमारा पहला क्राइटेरिया था कि पहले जब कंपनी के पास था तब तो मैं अपने शेयर अपने पैसे लेने चला गया था, बट अब तो वो आईईपीएफ के पास जा चुका है, तो क्या मैं अभी भी क्लेम कर सकता हूँ? भाई अभी भी क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एनी क्लेमेंट ऑफ शेयर्स जो है अगर आईईपीएफ को ट्रांसफर कर दिया है तो भी वो टाइटल है कि वो आईईपीएफ को इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर्स ऑन सबमिशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट, यानी जो भी प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर्स है उसको फॉलो करके और जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसको दे करके तुम आईईपीएफ से भी वो शेयर रिक्लेम कर सकते हो। ये वाली चीज अपने को बताई गई है। बट अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया है तो क्या, तो कॉन्ट्रावेंशन किया है ना, तो उसके अंदर बताया गया है कि अगर कंपनी से कॉन्ट्रावेंशन हुआ है तो कंपनी लायबल रहेगी 1 लाख रुपीज एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर विद अ फर्दर पेनल्टी ऑफ 500 रुपीज फॉर ईच डे आफ्टर द फर्स्ट डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10 लाख रुपीज। यानी कंपनी अगर डिफॉल्ट कर रही है तो उसको मिनिमम 1 लाख रुपीज तो एज एन पेनल्टी होगा ही होगा, साथ ही साथ अगर वो फेलियर कंटिन्यू रहा आफ्टर द डे तो उस जिस दिन भी फेलियर हो रहा है उसके पहले दिन के बाद से 500 पर डे उसे चार्ज होगा जब तक वो उस फेलियर को कंटिन्यू रखता है। बट ये सब्जेक्ट टू जा सकता है 10 लाख रुपीज तक, यानी ये 10 लाख तक ही जा सकता है, 10 लाख के ऊपर नहीं जा सकता। 1 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ये मिलेगा, बट दैट शुड नॉट एक्सीड 10 लाख रुपीज ऑफ द लिमिट। यानी 10 लाख तक वो 500 पर डे करते 10 लाख तक जा सकता है, उससे आगे नहीं जाएगा। वो अपना एक मैक्सिमम क्राइटेरिया है कि 10 लाख से ज्यादा नहीं होगा। ये वाली चीज बता रखी है अपनी कंपनीज के लिए। ऑफिसर्स के लिए क्या है, तो एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी जो डिफॉल्ट किया है उसने, तो उसको मिनिमम 25,000 होगा। तो ये जैसे कंपनी में अपना 1 लाख था ना, तो ऑफिसर के लिए ये 25,000 हो जाएगा
एंड कंपनी के लिए 500 था ना, तो अगर ऑफिसर ने कंटिन्यू फेलियर करा है ना, तो उसका 100 रुपीज पर डे हो जाएगा, यानी ये होगा 100 पर डे, दैट 100 पर डे, जो कि मैक्सिमम जा सकता है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीज, यानी यहाँ पे 10 लाख था, यहाँ पे अपना 2 लाख रुपीज अपना मैक्सिमम वाला क्राइटेरिया रहने वाला है। यानी अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो मिनिमम 1 लाख रुपीज जाएगा, और अगर फिर भी तुम कंटिन्यू डिफॉल्ट कर रहे हो तो 500 पर डे रहेगा, जो कि 10 लाख तक सब्जेक्ट टू जा सकता है, 10 लाख के ऊपर नहीं जाएगा। अगर ऑफिसर की बात करें तो 25,000 रहेगा, और वो 100 रुपीज पर डे देगा, जो कि 2 लाख तक जा सकता है। ये बस यहाँ पे एकदम उसकी समरी दे रखी है, वो अपने जो है आप देख लेना, उसमें कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। जो भी अपने ने ऊपर पढ़ा उसी का एकदम पूरा समरी दे रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे की जो चीज़ें हैं वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही बस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।